हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये खंड बी है। खंड ए में हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे सारे को पार्ट 1 वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है पार्ट सेकेंड है इस वीडियो का, इस मॉडल सेट का, जिसमें सेक्शन बी में यहाँ पे हम देखेंगे कि कुल 8 प्रश्न है ना। कुल 8 प्रश्न है, जिनमें से 6 प्रश्न का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 8 प्रश्न होंगे और उसमें आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, बाकी 2 छोड़ देना है। और वो जो 6 प्रश्न होंगे वो टोटल आपका 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 12 मार्क्स का होगा, यानी कि 12 नंबर का होगा। ओके, देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब कि साइड मिरर, ठीक है ना, साइड मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो चलते हैं इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, इसको हम एक और तरह से प्रश्न कर सकते हैं, वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देखेंगे कि आंसर क्या कहता है। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत तो होता है। ठीक है, यानी कि जब बैक मिरर बैक साइड आपको देखना होता है तो बहुत विस्तृत क्षेत्र, मतलब ज्यादा क्षेत्र दिखाई देगा। ओके, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है दर्पण का प्रयोग, ये आपने जान लिया। अब चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और उसका एसआई मात्रक लिखें, यानी कि आपको लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है और उसका एसआई मात्रक लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या चीज होता है। यानी कि इसका देख सकते हैं आंसर है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी, देखिए ध्यान से, यानी लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लेंस की क्षमता को हम लोग पी से दर्शाएंगे, यानी कि पी इक्वल है ना, पी इक्वल 1/f, यानी क्या हो जाएगा, P बराबर 1/P=1/f हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो लेंस की क्षमता का। तो लेंस की क्षमता जब भी निकालना होगा तो यानी 1/f होगा फोकस दूरी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लेंस की क्षमता को परिभाषित किए और इसका एसआई मात्रक लिख लिया। अगला प्रश्न है 33। इसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि एक छात्र है जो कि एकदम पीछे बैठा हुआ है, क्लास में पीछे बैठा हुआ है और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने पर उसको क्या हो रहा है, कठिनाई हो रही है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे बैठा है, बोर्ड पर अच्छे से दिखाई उसको नहीं दे रहा है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलते हैं और इसको उपचार भी करते हैं और क्या प्रॉब्लम है बच्चे को ये भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह विद्यार्थी जो है, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मायोपिया से पीड़ित है। ठीक है, इसे आवश्यक क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है बच्चा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। यानी कि पीछे बैठा हुआ था, उसको ब्लैक बोर्ड दूर हो गया था और ब्लैक बोर्ड जो है उस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ नहीं पा रहा था।
ठीक है। तो यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण वो पीड़ित था, और अगर वो पीड़ित है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो अवतल लेंस का उसको हम लोग चश्मा पहनाएंगे, ठीक ना। चश्मा पहनाएंगे तब जाकर के वो उसको अच्छा दिखेगा, साफ साफ दिखाई देगा, ठीक ना। ये चीज होगा। इसके बाद आगे अगला जो प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी दिया गया चित्र है, देखिए चित्र दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि ये चित्र में आप चित्र को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सा समीकरण, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, इसका समीकरण आपको लिखना है। तो चलिए समीकरण लिखते हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि बाहर से लाइट आ रहा है, ठीक ना, बाहर से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट, और इस चाइना डिश में जो है रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है चाइना डिश में। और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें होता क्या है कि ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सिल्वर और क्लोरीन यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए हमने समीकरण लिखा, यानी सिल्वर क्लोराइड, यानी सूर्य की प्रकाश मिलने के बाद, यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिला ये जो है सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। ये है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, तो देखिए ये जो है अभिक्रिया कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। क्यों वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि AgCl एक बड़ा अणु है और जब सूर्य का प्रकाश मिला तो ये छोटे अणु में बदल गया, यानी कि सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि दोनों का वियोग हो गया। ओके, तो यह है वियोजन अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है 35 नंबर कि दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी पूर्ण हो। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। आपको पता है कि कोई भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसका कोश पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं देखें कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे देखिए नियोन, एक है नियोन जो कि परमाणु संख्या जिसका होता है 10, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 28। ठीक है, एक आ जाता है आपका आर्गन, है ना। नियोन का तो हो गया, नियोन का परमाणु संख्या होता है 10, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 28 होता है। और दूसरा जो है आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288। यानी कि इसका बाहरी सेल में जो है, बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे यही पूछ रहा था कि बाहरी कोश ऐसा तत्व का नाम बताइए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो पूर्ण भरा हुआ दो हो, नियोन और आर्गन इसका सही जवाब होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, तो हम लोग चलते हैं समजातीय श्रेणी समझते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होता है, मतलब एक ही जैसा होता है उसका प्रकार्यात्मक समूह। जैसे कि प्रकार्यात्मक समूह का मतलब क्या, फंक्शन ग्रुप, जिसमें जैसे कि अल्कोहल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में अगर बहुत सारे समूह में 2-4 हाइड्रोकार्बन हैं और सभी में जो है अल्कोहल लगा हुआ है, तो यानी कि सभी जो हैं एक ग्रुप के हो गए, यानी इसको हम कह सकते हैं समजातीय श्रेणी। आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो ये भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है आपके एल्केन वाले समूह हैं, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन वाले, क्योंकि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में आप देखेंगे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जांपल में कि सभी में जो है देख पा रहे हैं सभी में अल्कोहल लगा हुआ है, सभी में, यानी कि में अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया। टोटल क्या वाला, अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया। यानी कि हम ऐसे ग्रुप को, ये सभी हाइड्रोकार्बन है लेकिन सभी में क्या है, अल्कोहल
एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये समजातीय श्रेणी है, ठीक ना। और आगे देखिएगा तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल है इसमें देखिएगा कि CHO यानी कि एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये सारे में एल्डिहाइड लगा हुआ है और बाकी आपको देखने को मिलेगा सभी हाइड्रोकार्बन है और सभी हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है, तो ये सारे जो एक ग्रुप के हो गए और सभी को हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं समजातीय श्रेणी हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं, समझते हैं, है ना। तो 37 जो प्रश्न है कहता है कि विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विखंडन क्या है बताइए और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यानी कि पूर्ण विकसित जीव जब 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, देखिए पूर्ण विकसित जो जीव है जब 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तब उसे विखंडन कहते हैं और यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो सामान्यतः 2 विधियों द्वारा संपन्न होता है। 2 विधि कौन कौन से हैं, तो द्विखंडन एवं बहुखंडन। देखिए द्विखंडन किसे कहेंगे, तो जब एक कोशिकीय जीव की कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो इसे द्विखंडन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है अमीबा और लेशमानिया, ठीक ना। लेशमानिया हो गया एक अमीबा हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। ओके, तो आगे चलते हैं, बहुखंडन। एक होता है बहुखंडन, तो बहुखंडन क्या होगा, तो जब एक कोशिक जीव, ठीक ना, जब एक कोशिक जीव, यहाँ पे देखेंगे, जब एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति, है ना, अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं तो इसे बहुखंडन कहते हैं। हर कोशिका विकसित होकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए स्पाइरो और प्लाज्मोडियम, ठीक ना। तो प्लाज्मोडियम और स्पाइरोगायरा जो होता है अनेक भागों में, अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब विभक्त हो जाते हैं, तो हम ऐसे जनन को बहुखंडन कहेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया बहुखंडन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि कौन सा प्रश्न देखते हैं। ये 38 प्रश्न है, कहता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या हैं। तो हम लोग 3 प्रकार के पहले पढ़े थे, लेकिन अब 5 प्रकार से पूछा जा रहा है, तो चलो ठीक है बताते हैं क्या बात है ना, बता ही देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला जो आपका हो जाता है अस्वीकार करना, यानी कि रिफ्यूज, आर से हो गया रिफ्यूज। दूसरा जो है आपका रिड्यूस, जिससे कम उपयोग करना, और एक आपका है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना, और एक होता है आपका आ जा रहा है रीपर्पस, पुनः प्रयोजन करना, और एक है 5 आपका रिसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो है आपका ये क्या है, रिफ्यूज है, यानी अस्वीकार करना। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई नुकसानदायक चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो उसको हम क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, अस्वीकार कर देंगे, उसका यूज करेंगे ही नहीं। नंबर 2 में कहता है कि रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करिए, ठीक ना, कम उपयोग करने की बात हो रही है। मतलब कि ऐसा चीज़ जिसके बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कम उपयोग करेंगे। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम लोग कम उपयोग करेंगे, और यहाँ पे रिफ्यूज में भी आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की बात है, अस्वीकार कर देंगे। अब आगे चलते हैं, नंबर 3 में कहता है रीयूज। रीयूज मतलब पुनः उपयोग, है ना, पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, है ना, उसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर उपयोग करने लायक रहेगा तो पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, यूज। अब यहाँ पे रीपर्पस, रीपर्पस में पुनः प्रयोजन। देखो पुनः प्रयोजन में क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे बाल्टी वगैरह कहीं टूट गया, ठीक ना, अब बाल्टी टूट गया तो उसको हम लोग क्या फ्लावर को लगाने में यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर रीपर्पस, पुनः प्रयोजन का काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 में आप देखेंगे रिसाइकल। रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, तो पुनः चक्रण भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग खरीदते हैं, कबाड़ी वाले जो आते हैं और ले जाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, रिसाइकल किया जाता है उसका, और रिसाइकल करके फिर से बनाया जाता है वस्तु को, ठीक है, तो रिसाइकल भी करवा सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला खंड आ गया, यानी कि पिछल का जो खंड था आपका बी वाला खंड था, यानी ख खंड था, ओके, जिसमें कुल 8 गो प्रश्न था, जिसमें हमने क्या किया था कि 8 का प्रश्न का आंसर दे दिया। लेकिन आपको बनाना कितना है, तो आपको बनाना है मात्र 6 क्वेश्चन बनाना है, 8 नहीं बनाएंगे, ठीक ना, बस 6 क्वेश्चन आपको बना देना है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे खंड सी में, खंड जो है
यानी कि सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में भी क्या है, कुल प्रश्न की संख्या 8 है, और जिसमें आपको 6 प्रश्न का बनाना है, यानी कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये जो सभी प्रश्न होंगे वो 3-3 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 3 नंबर का होगा। इसी में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 39, ठीक ना, 39 में कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु है, ठीक ना, जो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, ठीक ना। कितना दूरी पर? तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता करना है, मतलब कि आपको जो है भी बराबर पता करना है, आकार पता करना है कि कितना होगा, यानी कि H2 पता करना है, और प्रकृति ज्ञात करना है कि भाई आभासी है, सीधा है, क्या है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसकी वजह से हमने पहले ही बना करके आपको रख दिया। तो क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु दिया गया है, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, H1 मान लेंगे, ठीक ना। H है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। H1 कितना है? 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। उसके बाद फोकस दूरी जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, ठीक है ना। क्या में लिखेंगे? माइनस में। अब u बराबर जो है आपका वस्तु सामने होता है, इसलिए सामने वाला जितने भी होते हैं लेंस के सामने वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो u यानी कि वस्तु की दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, इसको भी माइनस में हमने रख दिया है। अब आपको ज्ञात करना है क्या चीज़, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी बराबर आपको ज्ञात करना है, प्रकृति आपको ज्ञात करना है, साइज आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ यूज करना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f यानी कि फोकस दूरी आपका दिया हुआ है कितना, आपका दिया हुआ है -10। अब बराबर 1/v, भी तो दिया हुआ नहीं है तो बस रहने देते हैं, और फिर u दिया हुआ है आपका 1/-25 यानी कि 25, यहाँ तक ठीक। माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि यही जो आपका प्लस वाला है 1/25 इधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, और ये आपका बच गया 1/v, ठीक है। इसके बाद 10 और 25 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा -5 और -2, ठीक है। अब -5 और -2 अगर मिला देंगे तो -7 आ जाएगा, और बाई यहाँ पे 50 हो जाएगा, और बराबर 1/v। अब देखेंगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -7v बराबर 50। यहाँ पे आपका 7 जो है नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा v बराबर 50/-7 सेंटीमीटर, इतना आया। आप इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -7.14 सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि v बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, यानी कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई कि ये जो है आपका -7.1/14 सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना, v बराबर। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्रकृति क्या होगा। अब आप देखिए कि v का मान जो है ऋणात्मक आया है, ठीक ना, और u से बड़ा है। भाई u तो है आपका कितना, -25 है, और ये है आपका -7.14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो क्या कहा जा रहा है कि u से बड़ा है, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक ना। ये प्रकृति पर आप पता चल गया, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। अब इसका साइज आप देखेंगे तो साइज निकालना होगा H2, तो आवर्धन का सूत्र होता है H2/H1 बराबर -v/u। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि v बराबर जो आया ना आपका, v बराबर जो आया है 50/-7, उसको यहाँ पे ले लिए, और बटा में आपका 25 हो गया। आप यहाँ देखेंगे 25 दूना 50 कट गया, ठीक है। तो यहाँ 2/7 -2/7 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो करने के बाद क्या आ जाएगा, तो H2 बराबर -10/7, जब इसको हम लोग भागा देंगे तो आ जाएगा आपका -1.42 सेंटीमीटर, ठीक ना, इतना आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 40 कहता है कि एक विद्युत सर्किट का आरेख बनाए, मतलब विद्युत सर्किट कहिए विद्युत परिपथ का एक आरेख बनाइए, जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट के 3 सेल, यानी कि 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हों, है ना। एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध, और एक 12 ओम प्रतिरोध, और एक प्लग कुंजी, ठीक है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ऐसा आपको एक आलेख बना देना है।
चलते हैं, देखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, इसने कहा था कि ठीक है एक सर्किट बनाइए जिसमें 2-2 वोल्ट का 3 सेल लगा होगा। यानी कि हमने क्या किया कि यहाँ पर नीचे आप देख पाए कि 2-2 वोल्ट का क्या है कि सेल लगा हुआ है, 2-2 वोल्ट का यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है। और ये टोटल मिलाकर के हो गया एक बैटरी बन गया, ठीक ना, टोटल यहाँ पे एक मिलाकर के बैटरी बन गया। आप उसके बाद देखेंगे कि कह रहा है कि 5 ओम का प्रतिरोध लगा दीजिए, ठीक ना, तो 5 ओम के प्रतिरोध लगा दिए। उसके बाद आगे चलते हैं तो कहा जा रहा है कि 8 ओम का प्रतिरोध लगाइए, 8 ओम का भी लगा दिए और 12 ओम का भी प्रतिरोध लगा दिए और सबको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक ना, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, सबको, ठीक है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। और एक कुंजी भी लगाने के लिए बोला जा रहा था, तो कुंजी भी हमने श्रेणी क्रम में इसको लगा दिया। तो इस तरह से इसका एक सर्किट तैयार हो गया। तो इसी तरह से आपको बना लेना है, ठीक ना। इस तरह से आपको चेंज करके कुछ भी दे सकता है, तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक ना। ये श्रेणी क्रम है, ओके। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। मतलब कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या है बताना है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र है क्या। देखिए चुंबक के चारों ओर बहुत सी काल्पनिक रेखाएं बनती है, ठीक ना। देखिए मान लीजिए ये क्या है, क्षण चुंबक है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है रेखा बना हुआ है, इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, चारों तरफ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक ना, प्रभावित होता है, यानी प्रभाव दिखता है इसका लेकिन दिखेगा नहीं कि बना हुआ है, ठीक ना। ये इसलिए कहा जा रहा है काल्पनिक रेखाएं बनती है जो चुंबकन यानी कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकला, उस बाद जो है ये दक्षिणी ध्रुव में आ जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ जाता है, ध्रुव में प्रवेश करती है, ऐसा लगता है, ठीक ना। इन रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब भाई इसका गुण जान लेते हैं कि भाई इसका गुण क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुण इसका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है, ये तो हो गया। इसके बाद जब आगे आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो है आपका चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है अपन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलिए आता है, ऊपर से देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर की बात हुई तो अंदर जो है वो दक्षिणी ध्रुव से, है ना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, अंदर, चुंबक के अंदर की बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक प्रकार से बंद वक्र होती है, इस तरह से बंद है ना, चारों तरफ इसका जो रेखाएं है वो क्या है, बंद वक्र बनाती है, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं नंबर 4 कहा जा रहा है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, मतलब ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए यहाँ पे जो है ज्यादातर घना है, इसलिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होगा, ठीक ना, बहुत ज्यादा प्रबल होगा। इसमें जब आगे आप देखते हैं कि भाई ये जो 5वां नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब कि एक दूसरे को काटती नहीं है। आप इस रेखा को देख सकते हैं, चारों तरफ रेखाएं जो इस तरह से बंधी हुई है, कहीं एक दूसरे को काटा नहीं है, मतलब एक दूसरे पर नहीं गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये है, इसके ऊपर ऐसे गुजरा हुआ कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब एक दूसरे पर गुजरा हुआ नहीं दिखाई देगा ना। तो ये है आपका इसका आंसर, ठीक है। इसका गुण भी पढ़ लिया हम लोगों ने, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं ये भी जान लिया। अब अगला प्रश्न को लेकर के चलते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया क्या देखने को मिलेगा, ठीक ना, उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण भी होगा अभिक्रिया में और अपचयन भी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन,
दोनों अगर एक ही अभिक्रिया है तो उसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि रेडॉक्स जो लिखा जाता है REDOX इस तरह से, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेड से रिडक्शन हो गया और ऑक्स से ऑक्सीडेशन हो गया, तो दोनों मिला करके जो बनता है ना, वो रेडॉक्स होता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है और इसके साथ रिएक्शन करवाया गया है H2 से, यानी कि हाइड्रोजन से। और जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर में बदल गया, मतलब कि यहाँ से कॉपर में। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कहने का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ह्रास होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन मतलब ह्रास होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण में आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर में ऑक्सीजन पहले से था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो यानी कि यहाँ पर जो है कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला में कि हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था और इसके बाद यहाँ पे यहाँ जल बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन आकर के गया, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये समीकरण को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फाइनल एग्जाम में ये आ जाए, तो इसको अच्छे से आप कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कहता है कि कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना लिखें, मतलब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा संरचना लिखें। कौन कौन भाई देखते हैं, तो ब्यूटेनॉन, क्लोपेंटेन, मेथनॉल, इसका आपको कहा जा रहा है कि इसका आपको अणुसूत्र लिखना है और संरचना सूत्र भी लिखना है। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, संरचना सूत्र जानते हैं। देखिए सबसे पहले ब्यूटेनॉन का जो संरचना सूत्र होगा, अब इस तरह से होगा ब्यूटेनॉन का, तो ब्यूटेनॉन का इस तरह से होगा संरचना सूत्र। लेकिन इस आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है, अगर इसको हम मिलाएं इधर, कीटोन से अलग करें इसको, ठीक, और इसको अलग करें, तो किस तरह से यहाँ संरचना सूत्र बनने वाला है। देखिए इधर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा C2 और H5, C2 H5, फिर हो जाएगा CO, फिर इधर आप देखिएगा तो इधर हो जाएगा CH3, तो ये जो है इसका अणुसूत्र बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है अगला क्लोरोपेंटेन का ऐसा जो है संरचना आपको बनने वाला है। ठीक ना, क्लोरोपेंटेन का इस तरह से, क्योंकि कहीं भी लगा सकते हैं, क्लोरोपेंटेन ही होगा। ठीक ना, इसका नामकरण आप ऐसे दे सकते हैं, क्लोरीन के का स्थान आप बता करके। तो क्लोरोपेंटेन का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C5H11Cl, ये जो है आपका क्लोरोपेंटेन का हो जाएगा संरचना सूत्र। ठीक है, अब इसके बाद जब आगे हम लोग चलेंगे, मेथनॉल का देखिए, मेथनॉल का संरचना सूत्र कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसका हो जाएगा CH3OH, ये जो है आपका किसका हो जाएगा, मेथनॉल का। तो तीनों का आपको अणुसूत्र देखने को मिला, देख पा रहे हैं, संरचना सूत्र भी सबका तीनों का हो गया और आपका अणुसूत्र भी। ठीक है, चलते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर, फटाफट चलते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। तो चलिए देखते हैं। तो हमने 3 लिखना था, लेकिन हम यहाँ पे 5 ला दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को जो याद रहेगा वो लिख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, जैसे पहला जो है आपका थायरोक्सिन है हार्मोन, ये जो होता है वो अपटू ग्रंथि में होता है। ठीक ना, अपटू ग्रंथि में पाया जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि में। और ये कहाँ होता है, तो गर्दन में होता है। ठीक ना, इसका कार्य जो है, कार्य पूछा था तो कार्य आपको बता देना है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है। ठीक ना, थायरोक्सिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है।
आगे चलते हैं वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि में से स्रावित होता है, ठीक ना। ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में होता है। और इसका काम होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना, मतलब वृद्धि और विकास का नियंत्रित करना होता है वृद्धि हार्मोन का। आगे चलते हैं एड्रेलिन। एड्रेलिन जो होता है अधिवृक्क में पाया जाता है और ये वृक्क के ऊपर होता है, यानी किडनी के ऊपर होता है, ठीक ना। इसका काम जो होता है बीपी, हृदय की धड़कन इत्यादि को नियंत्रित करता है आपातकाल में, कभी रेयर कंडीशन में एड्रेलिन का काम होता है। इसके बाद जो है इंसुलिन। आपका इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, उदर के नीचे होता है, यानी पेट के नीचे। इसका काम होता है रक्त में जो है ना की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जब स्रावित नहीं हो पाता है तो पता है आप लोगों को कि जो है मधुमेह नाम का रोग हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं नंबर 5 लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन दो होता है, टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। ये दोनों होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर में होता है, एस्ट्रोजन जो होता है मादा में होता है। और ये आपको जो टेस्टोस्टेरोन होता है वृषण में होता है नर में, और ये एस्ट्रोजन जो मादा में होता है जो कि अंडाशय में होता है, ठीक है। और पेट के निचला भाग में ये होता है। और ये क्या काम करता है? तो यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन यानी कि लैंगिक परिपक्वता के परिवर्तन को यानी परिवर्तन का कार्य करता है, ठीक ना। तो ये जो है पांचों हार्मोन का नाम अच्छे से कर लेना याद, ठीक ना। और कार्य भी इसका समझ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं फिर अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका 45 होगा, है ना। 45 कहता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो सही बात है, यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत। अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। मतलब कि ऊर्जा जीवाश्म ईंधन जो होता है खत्म होने वाले ईंधन है, ठीक ना। अब इसको हम लोग यूज करते जाएंगे तो ये कहीं कभी ना कभी तो समाप्त हो ही जाएंगे, ठीक ना। और इसको बनने में बहुत बहुत साल लगते हैं, मतलब हजारों साल, लाखों करोड़ों साल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि पृथ्वी के अंदर देखिएगा कि पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका प्रयोग इसी प्रकार करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक ना। और इसीलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा ही होता है। अब अगला जो प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। क्षति को सीमित करने हमें क्या कदम उठाने चाहिए, मतलब क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे है क्या कि ओजोन परत जो है उसमें क्षति हो रहा है, और क्षति होने से हम भाई चिंता तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं स्किन पे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि भाई चलिए इसको समझते हैं कि क्या है भाई, क्या होता है, कैसे होता है। तो विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत की क्षति बहुत तेजी से हो रही है। मतलब ओजोन परत का जो क्षति है बहुत तेजी से हो रहा है रासायनिक कारणों से। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गया है वृद्धि से, जिसके कारण होता है क्या है कि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरण है, विकिरण, वो सीधे पृथ्वी तक पहुंच रहा है। और पृथ्वी तक पहुंचने के बाद होता क्या है कि त्वचा का कैंसर हो जाता है, त्वचा के कई रोग हैं, ठीक ना, हो रहे हैं, ठीक है। तो ओजोन परत यानी पराबैंगनी जो किरण होता है अवशोषित कर लेती है। ओजोन क्या करती है कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। अब तो ओजोन परत जो है पतला होते जा रहा है, मतलब छिद्र हो गया, तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच भी ना करेगा। अब पहुंचेगा तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो भाई कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि CFC के उपयोग पर नियंत्रण करेंगे। जैसे कि CFC जैसे फ्रीज हो गया, ठीक ना, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, आपका ये AC, ठीक है, एयर कंडीशनर, ऐसे ऐसे जो उपकरण हैं इससे निकलता है CFC गैस। इसको कंट्रोल करेंगे, इसको उतना नहीं यूज करेंगे तो ही ये संभव है। उसके बाद आगे देखेंगे कि नाभिकीय विस्फोट कम हो जाना, यानी कि नाभिकीय जो विस्फोट होता है वो अगर कम हो जाएगा तो उससे भी आपका ये कुछ राहत आएगा इसमें। सुपरसोनिक जो विमान होता है उससे भी जो गैसें निकलती है, वो गैस जो होता है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसका कम उपयोग होगा तो भी ओजोन परत का कुछ कुछ हो सकता है, ठीक ना। अब इसके बाद जब हम लोग
आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न आपका कहता है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, कहा ही जा रहा है कि भाई मोटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत एवं कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, ये भी आप बताइए। तो ठीक है भाई, बताते हैं, है ना। तो देखिए, विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कहने का मतलब विद्युत मोटर जो एक यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये घूमने लगेगा, चलने लगता है, ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे जो कहा जा रहा है कि इसका सिद्धांत, देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है, ठीक ना, जिससे आपका मोटर चलने लगता है। तो ये सिद्धांत है। अब मान लीजिए कि जब इसमें रचना देखेंगे, रचना में क्या है, जैसे कि चुंबक है, चुंबक क्या काम करता है, कुंडली है बना हुआ, कुंडली क्या काम करता है, ठीक ना। विभक्त वलय का क्या काम है, यहाँ पे ब्रश का क्या काम है, बैटरी का क्या काम है, ये सब अभी इस प्रश्न में जो है नहीं बताया गया था। मतलब कहा नहीं गया है कि आप इसके पार्ट के बारे में बताइए, आपको बताया गया सिद्धांत और कार्य। तो भाई कार्य को हम लोग जान लेते हैं। और एक चीज़ और कि विभक्त वलय की बात हो रही है, तो विभक्त वलय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इसका क्या काम होता है, ठीक ना। तो इसका जो काम होता है, यह अर्धगोल छल्ला होता है, ठीक है। और ये द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। ये कुंडली के दोनों सिरों से परस्पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक ना। और कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद ये विद्युत धारा को उत्क्रमित करती है। और चित्र में जब हम लोग S1 और S2 को देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि विभक्त वलय क्या है। वहां पे हम आप लोगों को अच्छे से क्लियर आप लोग को बता देंगे। ओके, तो यहाँ से आगे देखिए, कार्य क्या है हम लोग समझ लेते हैं। फिगर भी देख लेंगे कि फिगर क्या चीज, कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए कार्य क्या है कि शुरुआत में जब कुंडली ABCD, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ABC और D, ये क्या है, एक कुंडली है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, एक अच्छे से आप देखिएगा तो यहाँ ये कुंडली है, ठीक ना, ये कुंडली है, ठीक है। ABCD जो है कुंडली है, को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य रखा गया है। इधर आप देख पा रहे हैं ये और ये क्या है, दोनों ये चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है। इसके बीच में ये कुंडली जो है ये बनाया गया है, ये कुंडली को रखा गया है, ठीक है। तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समांतर होती है। मतलब समांतर इस तरह से एक दूसरे के चुंबक के समांतर ही ये आपका कुंडली फिट आ जाता है। मतलब ऐसे ही रहता है, समझिए। जब कार्बन ब्रश B1 और B2 से होते हुए अर्धगोले छल्लों S1 और S2 द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब कहा ही जा रहा है कि जो ब्रश आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे B1 और ये है B2, ठीक है। B1 B2 से जो विद्युत धारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सेल है, ठीक ना। सेल से ये आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका टर्मिनल इस तरह से जुड़ा हुआ है ब्रश से, ठीक ना, ब्रश B1 और B2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोलाकार एक संरचना आपको देखने को मिल रहा है। इसी को कहा गया है विभक्त वलय, ठीक ना। और इसका नाम दिया गया है S1 और S2, ये विभक्त वलय है, ठीक ना, विभक्त वलय। यही जो है कुंडली से जुड़ा हुआ जो वायर होता है उसी में ये जुड़ा हुआ है, ठीक ना, जुड़ा हुआ नहीं है, बस कहीं के स्पर्श में है। अब जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये पहला चित्र है, ये दूसरा है, ठीक ना। तो पहला में विद्युत धारा की दिशा C से D, यानी कि विद्युत धारा की दिशा जो है वो आपका C से D की ओर, यानी कि C से D की ओर रहा है, ठीक है। और A से B की ओर जा रहा है, यानी कि A से B की ओर धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली चुंबकीय जोड़ों के प्रभाव से घूम जाती है। मतलब तो कुंडली चुंबकीय जोड़ों के प्रभाव से क्या होती है, राउंड फिगर में इस तरह से घूम जाती है। चित्र वन में आप देखेंगे, 2 में देखिए, 2 में CD
सी डी खंड ऊपर की ओर तथा ए बी भाग जो है नीचे की ओर घूम जाता है। देख पा रहे हैं, इधर घूम जाएगा, है ना, इस तरह से घूमेगा। और कुंडली वामवर्ती घूमने लगती है। वामवर्ती मतलब कि बायां तरफ से ये राउंड फिगर में घूमना शुरू कर देती है, बायां हाथ की तरफ से घूमना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते रहते हैं, मतलब इसी तरह से घूमते रहता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होते जाएगा, ऐसे ही घूमते जाएगा। कुंडली निरंतर घूमती रहती है, जिसके कारण जो है ये विद्युत मोटर काम करना हमेशा जारी रखता है, ठीक ना। तो ये जो है आपका बन गया। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है 48 कहता है कि प्रतिरोध का एक समांतर संयोजन क्या है। मतलब प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें। मतलब कि आपको 3 प्रतिरोध जो है जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, उसका आपको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक ना, व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे, मतलब जितना भी जो भी प्रतिरोध है, आप देख पा रहे हैं ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, मतलब 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3। इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। और तीनों सिरा को एक जगह जोड़ दिया गया है, तीनों सिरा को एक जगह जोड़ दिया गया है इधर वाला, और इसका दूसरा सिरा जो है एक जगह तीनों का जोड़ दिया गया है इस तरह से, ठीक है। अब जोड़ने के बाद तब जाकर के यहाँ पे आपका इसमें धारा प्रवाहित किया गया है, एक सेल जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक ना, इसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सभी प्रतिरोधों पर विभव की मात्रा समान होती है, जबकि इनमें विद्युत धाराएं I1, I2, I3 होगी। यानी कहा गया है कि भाई ठीक है, इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित हमने कर दिया, ठीक ना, तो तीनों प्रतिरोध में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगा, एकदम अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई विभवांतर तीनों का लगभग समान होगा। विभवांतर क्या होगा, समान होगा, ठीक, क्योंकि सबका अलग अलग है, एक समांतर रखा गया है, ठीक ना। तो इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग मापेंगे ना विभव को, एक छोर से दूसरे छोर, यहाँ पे हम विभव मापेंगे, ठीक। अब विभव को अगर हम 3 जगह डिवाइड करें तो दोनों में समान आएगा विभव, एक टोटल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे आगे, तो आगे देखेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम कहता है क्या चीज़, देखिए ओम का नियम यानी कि I बराबर V/R होता है, ओम का नियम, ठीक ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि I1 के लिए, मतलब पहला प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V/R1, I2 के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V/R2। और तीसरा प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, तो तीसरा प्रतिरोध के लिए हो गया I3 बराबर V/R3। ये तीनों जो है I का वैल्यू हो गया, I का मान हो गया, ठीक ना, तीनों। इसके बाद परिपथ में जो तीनों प्रतिरोध दिया गया है उससे हम लोग चलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि I बराबर, मतलब टोटल I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक ना, टोटल ऐड कर सकते हैं। इसमें जब हम आगे चलेंगे, यानी कि समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग को देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि I का मान समीकरण 2 में देने पर इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना, इसको 2 मान लेंगे, और यहाँ पे हम I का मान जो है समीकरण 2 में दे देंगे, यानी कि I1 V/R1, I2 V/R2 और I3 का वैल्यू जो है V/R3 हम रखेंगे, इस पे रख देंगे। I1 की जगह पे I2, I3 की जगह पे हम क्या करेंगे, I का वैल्यू रख देंगे, ठीक ना।
आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे हुआ, पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए आई का वैल्यू जो हमने रखा वो भी बटा आर रखा, ठीक ना, और I1 का भी बटा R1, I2 का भी बटा R2 और I3 का भी बटा R3, और भी मान लीजिए कि और भी संख्या आएगी तो आप भी बटा Rn कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका ऊपर तीनों में आपका भी कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको भी को। तो भी जब निकाल दिए तो बच गया आपका 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और ये +1/Rn, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो भी है ना और इसका भी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही जो आपका है वो आ गया समतुल्य प्रतिरोध, ठीक ना, यानी समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आयनिक आबंध क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O के निर्माण को दिखाइए, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए ठीक है, आयनिक आबंध क्या है जान लेते हैं, ठीक ना। तो आयनिक आबंध जो है दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं, या फिर ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। तो तीनों टाइप का बंध मतलब देखा जाए तो यहाँ पर वैद्युत संयोजक बंध, आयनिक बंध और ध्रुवीय बंध इसी को कहते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपका सोडियम क्लोराइड और Na2 सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब Na कहा जा रहा है प्रश्न में कि Na2O का आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का एक संरचना बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कैसे होता है। जैसे Na2 में क्या है कि सोडियम 2 है, तो हमने क्या किया, सोडियम 2 ले लिया, एक और 2, ठीक ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका करेंगे तो आपका 281 होता है। बाहरी कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है ना, एक बिंदु दोनों में आप देख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को। आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन, देखिए सबसे पहले कि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6 होता है। बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है 6 इलेक्ट्रॉन आपको बिंदु डॉट के रूप में दिखाया गया है। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में अष्टक पूर्ण करना चाहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो यानी कि सोडियम जो है क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से ले नहीं पाएगा, इसीलिए सोडियम जो है इस ऑक्सीजन को एकक अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर देगा, दान कर देगा। दान करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब भी कोई परमाणु का त्याग करती है तो उस पर धन आयन आ जाता है। क्या, कौन सा, धन आयन। तो यहाँ पे सोडियम का धन आयन आ गया, जितना त्याग करेगा उतना धन आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से सोडियम यहाँ त्याग किया, इधर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है ऑक्सीजन को। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आपका ऋण आयन आ जाता है। तो यहाँ पे 2- आपका ऋण आयन आ गया, ठीक ना। अब कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में हो चुका है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Na2O, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हम लोग Na2 का निर्माण दिखा दिए, ठीक है। तो ये फुल मार्क्स ऐसे ही दिखाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो इस पर जरूर फिर विशेष ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न आपका है 50 नंबर का जो प्रश्न है आपका कि मिसेल क्या है, ठीक ना, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए ठीक है, मिसेल क्या है हम लोग समझ लेते हैं कि मिसेल है क्या भाई। तो चलते हैं, मिसेल का आप जो फिगर आप देख पा रहे हैं, मिसेल का इस तरह से फिगर होगा, ठीक है ना, इस तरह से मिसेल का फिगर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे कि भाई मिसेल है क्या, ये पहले जान लेते हैं कि मिसेल है क्या। देखिए साबुन की हाइड्रोकार्बन, साबुन का हाइड्रोकार्बन समूह जो जल प्रिय होता है, मतलब जल रागी होता है, जल में घुल कर कोलाइडी आकार के कण बनाता है, उसी को मिसेल कहा जाता है। तो मिसेल का आकृति कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये मिसेल का ही आकृति है, ठीक ना, ये मिसेल का ही आकृति है।
जब आगे हम लोग चलेंगे, देखिए साबुन को पानी में घोलने पर यह कार्बोक्सिलेट रेनायन तथा सोडियम धनायन में टूट जाता है। मतलब कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साबुन का जो होता है C17H35 और COO। अब इसमें क्या होता है कि COO अलग हो जाता है, ठीक ना, सोडियम से। अब देखो यहाँ पे देखिएगा, कार्बोक्सिलेट आयन का समूह ध्रुवीय होता है, जो जल प्रिय होता है, जलरागी होता है। यह समूह जल में घुल जाता तथा जो सोडियम होता है वो बाहर आ जाता है, इसीलिए मिसेल का निर्माण होता है, ठीक ना। और ऐसे भी सफाई जो भी है सफाई प्रक्रिया साबुन का ऐसे ही संपन्न हो। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 जो कहता है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि नामांकित चित्र बनाना है मानव हृदय का। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण समझाइए, यानी कि दोहरा परिसंचरण को आपको समझाना है, ठीक ना। तो चलिए फिगर पहले देख लेते हैं। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमनी है, ठीक ना, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, दायां अलिंद है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, फिर दायां निलय, ऊपर वाला जो होता है दायां अलिंद। 4 चेंबर होते हैं हृदय में। पहला जो ऊपर वाला जो होता है दायां अलिंद, और नीचे वाला जो होता है दायां निलय। अब एक होता है बायां अलिंद और बायां निलय, ये 4 चेंबर होते हैं जिसमें ब्लड आकर के जो है रुकता है और चारों तरफ पूरे बॉडी में फैलता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भाई दोहरा परिसंचरण क्या है। सबसे पहले समझते हैं, देखिए क्या होता है। वी ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन नहीं होता है ब्लड में तो उसको हम लोग बी ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं होता है तो ऑक्सीजन नहीं वाला जो रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा होता है। यानी पूरे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त होता है महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है यहाँ तक। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है, उसके बगल में जो दायां अलिंद होता है जब सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। दायां निलय में चला जाता है, देखिए यहाँ पे आ जाता है। देखिए दायां अलिंद में आया उधर से महाशिरा द्वारा, फिर जब ये सिकुड़ने के बाद दायां निलय में आ गया, ठीक है। अब दायां निलय से क्या होगा, जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह वी ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस यानी कि धमनी के माध्यम से फुफ्फुस यानी फेफड़े में चला जाता है, ठीक ना। यहाँ से कहाँ चला जाता है तो फेफड़े में चला जाता है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। जहां पर गैसों का विनिमय होता है, इसमें से जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है और भी गैसें होते हैं जो कि बाहर निकल जाता है फुफ्फुस के माध्यम से। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर, और यही रक्त जो है जैसे जब श्वसन क्रिया करते हैं फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड में कार्बन, जब यहाँ पे रक्त आया तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो ये हो गया आपका शुद्ध रक्त। यानी कि फिर यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन उसमें मिलेगा, फेफड़ा क्या करेगा ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देगा। मिलाने के बाद फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापिस हृदय में बाएं अलिंद में आ जाता है। अब बाएं अलिंद में आता है तो यहाँ पे वही जो है सिकुड़ता है, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा पूरी बॉडी में चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं निलय में आता है, और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। यही जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है आपका 52 यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये प्रश्न है। ये कहा है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला। मेंडल साहब का जो है प्रयोग था मटर पे, इन्होंने किया था प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मतलब लक्षण जो होता है प्रभावी अथवा अप्रभावी कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे और क्या मेंडल साहब ने कहा ये समझते हैं। देखिए मेंडल ने आनुवांशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधों पर प्रयोग किया। उसने मटर के पौधों की 2 प्रजाति लंबे पौधे एवं बौने पौधे लिए तथा लंबे पौधे को टी बड़ा टी से तथा बौने पौधे को छोटा छोटा टी से दिखाया, ठीक। उसके बाद मटर के लंबे पौधे टी तथा बौने पौधे टी में परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे
लंबे टी पाए गए, एक टी और एक टी छोटा टी पाए गए। लेकिन जब यही टी को, है ना, यही टी को यानी लंबे पौधे को का स्वपरागण किया गया तो उत्पन्न पौधों में से 1/4 बौने हो गए। ठीक ना। यहाँ पे कहा गया कि भाई टी का जब संकरण कराया गया तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि जो है 1/4 क्या हो गया, 1/4 भाग जो है बौने हो गए। ठीक। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण तथा एक अप्रभावी लक्षण, अर्थात वंशानुगत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। तो टी जो है बड़ा टी एवं टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि टी बौना पौधा है। अब यहाँ पे टी पौधे में टी प्रभावी है, बड़ा टी, और छोटका टी अप्रभावी लक्षण है। ये चीज आपको बताया गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि अगला जो प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मतलब कहने का भाई कहीं का ये कहना है प्रश्न का कि जो भी लक्षण है क्या आगे वाले जनरेशन में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो देखते हैं, इसका भी जांच हो जाता है अभी। ठीक है। देखिए, मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर पौधे के 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे लिए और एक झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक ना। और उन्होंने मतलब जांचना चाहा क्या होता है। तब यहाँ पे बात आ रही है कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे व गोल बीजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। लंबाई तथा बीज का जो गोल आकार है वो प्रभावी लक्षण है, जो कि अगला पीढ़ी में चला गया। लेकिन अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले हैं। ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब दोनों कंडीशन में, ठीक ना, फर्स्ट और सेकेंड में से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण हैं और ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि वंशानुगत होते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है। इसके बाद जो है तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि ये जो है मॉडल सेट आपका समाप्त हो चुका है साइंस का, क्लास 10th का। तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। और आप पीछे इसे जो है रिवीजन जरूर करेंगे। इसको एक बार नहीं 2-4 बार जरूर देखेंगे, जिससे कि आपके माइंड में जो है तरह से छप जाए। अगर एग्जाम में ये आता है और इस टाइप के प्रश्न आएंगे, एकदम बिल्कुल आएंगे, इसलिए मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो मॉडल सेट का को सॉल्व हमने कर दिया है साइंस का। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट चाहिए तो हम प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।